आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का जो ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, तो आज हम लोग एम्पियर के सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे कि उसका यूज कहां कहां पर कर सकते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज बहुत इजी है, बहुत आसान है, और ये इससे भी हम वही काम कर सकते हैं जो बायो-सेवर्ट के नियम से करा था हमने। बायो-सेवर्ट के नियम की हेल्प से क्या किया हुआ था कि हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर एक सर्कुलर कॉइल ली, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। यही हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो हमें बायो-सेवर्ट का लॉ बताता है बी और आई का रिलेशन, वैसा ही एक बी और आई का रिलेशन एम्पियर ने भी बताया था, जिसे एम्पियर का परिपथी नियम बोला गया था। बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए करते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ का उपयोग भी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसमें भी हम एक सीधा चालक तार होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। सर्कुलर कॉइल होगी, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। अनंत लंबाई का चालक है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे। अगर कोई हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जिसको आप धारावाही परिनालिका बोलेंगे, आप देखेंगे कि क्या होती है, उसके अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह भी हम इससे पता लगा सकते हैं। टोरॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह भी हम पता लगा सकते हैं। सो एम्पियर सर्किटल लॉ इज वेरी यूजफुल लॉ, और मैं आपको बताऊं सच में, तो जो काम हम एम्पियर सर्किटल लॉ से कर सकते हैं वो काम बायो-सेवर्ट लॉ से नहीं कर सकते। तो एम्पियर का सर्किटल लॉ जो था इतना अच्छा बना हुआ था, ये आप देखेंगे। तो चलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे। इसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम देखेंगे वो होगा एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण, अनंत लंबाई के, पहला एप्लीकेशन है ये, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफिनिट लेंथ। सबसे पहले हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। मैं इसमें एक छोटी सी चीज है, आप बहुत अच्छे से समझ लें पहले, कि एम्पियर के सर्किटल लॉ का जो यूज करेंगे हम लोग वो कम या ज्यादा, उसका जो काम करने का तरीका होगा उसके साथ में, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस करे थे। लगभग वैसा ही मेथड रहेगा इसमें भी। तो अगर आपने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को पढ़ा है, देखा है, तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, करना क्या रहेगा। गॉस थ्योरम में सबसे पहले आप क्या करा करते थे, तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग जो भी चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसके चारों तरफ हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाया करते थे, और उसका हमने नाम रखा था गॉसियन सरफेस।
इसमें हम क्या करेंगे, उसी की जगह पर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके चारों तरफ एक लूप बनाया करेंगे, उसका नाम होगा एम्पीरियन लूप। उसमें गॉसियन सरफेस था, लूप नहीं था वहां पूरा सरफेस था, लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, करंट के चारों तरफ एक लूप बनाना है और उसका नाम हमने क्या रखेंगे, एम्पीरियन लूप उसका नाम रखेंगे। फिर इसके बाद और फिर से याद करिए, गॉसियन सरफेस जब बनाते थे तो किस प्रकार की गॉसियन सरफेस बनाते थे, उसमें क्या स्पेशलिटी होती थी, उसमें स्पेशलिटी होती थी कि गॉसियन सरफेस में हर पॉइंट पर हमको ई और थीटा की सिमेट्री चाहिए होती थी, हर पॉइंट पर ई सेम, हर पॉइंट पर थीटा सेम चाहिए था हमको। ऐसा ही एम्पीरियन लूप भी हम बनाएंगे कि उसके हर पॉइंट पर, यहां पर क्या ध्यान रखना है, ऐसा एम्पीरियन लूप आप बनाएंगे जिसके हर पॉइंट पर बी सेम रहेगा और हर पॉइंट पर थीटा सेम रहेगा। आपको याद आया, अभी सर्किटल लॉ में हमने हाल ही में किया हुआ है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। एक स्पेशल केस के लिए थीटा 0 डिग्री हो गया था, अदरवाइज ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। तो जो एम्पीरियन लूप हम बनाएंगे वो ऐसा बनाया करेंगे कि उसके हर पॉइंट पर बी सेम होना चाहिए, उसके हर पॉइंट पर थीटा सेम होना चाहिए। इसके बाद क्या करते थे, फिर से गॉस थ्योरम की बात करिए, इसके बाद हम गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, वैद्युत फ्लक्स मींस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करते थे, या ई डॉट डी एस, जो भी सिंबल आपने बनाया होगा उसको कैलकुलेट किया हमने। यहां पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे उसकी जगह पे, या हम उसकी जगह पर कैलकुलेट करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर और आगे चलेंगे तो गॉस थ्योरम में उसके बाद क्या करते थे, गॉस थ्योरम में उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते थे क्लोज्ड सरफेस से घिरा हुआ नेट आवेश। यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, एम्पीरियन लूप से घिरी हुई नेट वैद्युत धारा कैलकुलेट करेंगे उसकी जगह पर यहां पर। फिर जब ये कैलकुलेट कर लेते थे, फिर गॉस थ्योरम में क्या करते थे, फिर गॉस थ्योरम में हम गॉस का नियम अप्लाई कर देते थे, गॉस का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर देते थे। तो इसमें क्या कर देंगे, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला। फिर गॉस थ्योरम में क्या करते थे, वैल्यूज लिख देते थे, तो इसमें भी वैल्यूज लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होता था, सॉल्व करके ई निकाल लेते थे, इसमें सॉल्व करके बी निकाल लेंगे, बस। तो मोर और लेस इट वर्क्स लाइक गॉस थ्योरम। जैसा गॉस थ्योरम में आपने वर्किंग मेथड यूज करा था, वर्किंग प्रोसेस यूज किया था, सेम वही वर्किंग प्रोसेस आपको एम्पीरियन या एम्पेयर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में भी करना है। मैं फिर से आपको स्टेप्स बता देता हूं करना क्या है। वैसे जो भी अभी मैंने जिक्र किया है, तो अगर आपने गॉस थ्योरम को अच्छे से पढ़ा था तो आप यहां पर भी वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम मत हो, इसलिए मैं वर्किंग प्रोसेस इसका बता देता हूं आपको। सबसे पहली स्टेप पे क्या करेंगे, पहली स्टेप पे आप एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप such that it is symmetric। एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। और सिमेट्री किस चीज की चाहिए, बी की, हर पॉइंट पर बी सेम, हर पॉइंट पर थीटा सेम होना चाहिए। और आपने पढ़ा है तो गॉस थ्योरम वाली पॉइंट्स भी याद करिए, यही पॉइंट्स थे उसमें भी। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे हमें कैलकुलेट करना है। जब ये आप कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप पे आप कैलकुलेट करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। स्टेप 3 हमारी होगी कि कैलकुलेट नेट करंट। कैलकुलेट नेट करंट
थ्रेडिंग थ्रू लूप या एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप से गुजरने वाली, पास होने वाली नेट करंट उसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है। स्टेप 4 पे आपको क्या करना है? स्टेप 4 में आपको करना है कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई कर देना है। अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। वो लॉ अप्लाई कर देंगे। जैसे ही लॉ अप्लाई करेंगे इसके बाद वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व फॉर बी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सॉल्व कर लेंगे उसको। बस ये 4 वर्किंग स्टेप्स हैं जिनके हेल्प से एम्पियर्स सर्किटल लॉ का कोई भी एप्लीकेशन आप करेंगे इन्हीं 4 स्टेप से ही होना है। और आई थिंक कि जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपने गॉस थ्योरम में उसके यूज पढ़े थे, उसके एप्लीकेशंस पढ़े होंगे, तो यही 4 स्टेप्स हम वहां भी यूज करते थे। तो अगर आपने उसको पढ़ा है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि उसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है आप गॉस थ्योरम में कर चुके हैं, तो वो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने आज पता लगाना है, अभी अभी आपने हेडिंग डाली हुई है कि एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता पता लगाना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं उसका फिगर यहां बनाऊंगा। अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, ऐसा ही ऊपर भी बहुत दूर तक है, नीचे भी बहुत दूर तक है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। यूं इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। इससे लंबवत ये कुछ डिस्टेंस आप मान सकते हैं यहां पर। इससे लंबवत हम मान लेते हैं कैपिटल आर डिस्टेंस। कैपिटल आर डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर ही आपको इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन क्वांटिटीज हैं कि करंट I फ्लो हो रही है कंडक्टर पे चालक तार के लंबवत, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम ये 2 लाइंस में नोट कर लेते हैं कि क्या दिया गया है और हमको करना क्या है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि माना अनंत लंबाई के चालक तार में वैद्युत धारा I चित्रानुसार प्रवाहित होती है। इस चालक तार से इसके लंबवत कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रोसीजर। तो हमारे वर्किंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप सच दैट इट इज सिमेट्रिक। ऐसा आपको एम्पीरियन लूप बनाना है कि वो सिमेट्रिक हो। और सिमेट्री किस चीज की? मैं पहले भी 2 बार बता चुका हूं, बी और थीटा की सिमेट्री। तो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक ऐसा लूप आपको बनाना है जो सिमेट्रिक हो, जिसमें हर बिंदु पर बी बराबर हो और हर बिंदु पर थीटा सेम हो। ऐसा एम्पीरियन लूप हमने देखा, बना बना के देखा बार बार, बाय ट्रायल एंड एरर हमने पता लगाया कि ऐसा एक लूप वृत्ताकार लूप ही हो सकता है। तो बिंदु P से गुजरने वाला हमने एक एम्पीरियन लूप बना लिया। ये हमने इसमें एक एम्पीरियन लूप बना लिया जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है, और ये लूप कैसा है? वृत्ताकार। और ये जो वृत्ताकार लूप है ना, इसकी एक्सिस भी इसी कंडक्टर पे ही आती है। इसका मतलब है अगर ये कंडक्टर है तो ये ऐसा वृत्ताकार लूप बना होगा इस तरह से चारों तरफ। ठीक है,
अब इस लूप में मुझे चेक करना है कि क्या वाकई में बी और थीटा सिमेट्रिक हैं। तो चेक कर लेते हैं, जरा देखें। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि पूरा वृत्त बना हुआ है तो सब जगह का डिस्टेंस कैसा होगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह सेम होगा। डिस्टेंस अगर सेम है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। तो बी की सिमेट्री हमको मिल गई। थीटा की सिमेट्री हमको चेक करना है। थीटा की सिमेट्री चेक करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखें। अगर ये कंडक्टर है इन्फिनिट लेंथ का, ऐसा नीचे से आ रहा है और यह ऐसा ऊपर बहुत दूर तक चला जाता है, तो इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा। ऐसा हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट किया और फिंगर्स को ऐसा मोड़ दिया, ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थीटा होता क्या था एम्पियर्स सर्किटल लॉ में, बी और डीएल के बीच का कोण। तो यहां पर डीएल कैसा है, ऐसे, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा, ऐसे। तो आती है मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में इस तरह से। तो यहां पर डीएल ऐसे है तो बी भी ऐसे ही है। यहां पर अगर डीएल ऐसा है तो बी भी ऐसा ही है। यहां पर डीएल ऐसा है तो इसमें बी भी ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि बी तो सर्कल में बनता है। यहां पर अगर देखेंगे ये लेंथ है तो बी भी तो ऐसे ही बन रहा है। तो हर जगह पर हम चेक कर रहे हैं इस लूप में, हर जगह पर बी और डीएल के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, हर जगह पर मिल रहा है हमको। इसलिए सभी जगह पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और ये सब जगह कैसी है, सेम। तो ये एक ऐसा लूप है जिस लूप के हर पॉइंट पर बी सेम है, इसके हर पॉइंट पर थीटा भी सेम है, भले वो 0 डिग्री है लेकिन हर पॉइंट पर सेम तो है ना। इसलिए ये एम्पीरियन लूप हमने बना लिया। तो अब इस एम्पीरियन लूप के बारे में हम जिक्र कर देते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा। इसके लिए किसके लिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, उसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक R त्रिज्या का ऐसा एम्पीरियन लूप हमने बनाया वृत्ताकार, जिसकी अक्ष चालक तार पर ही हो तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर B एक समान है और थीटा भी एक समान है। और थीटा की वैल्यू कितनी है हर जगह पर, 0 डिग्री। अभी आपने देखा अगर डीएल ऐसा है, ऐसे लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही बन रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री दोनों के बीच का एंगल हो गया। एक ऐसा, यहां पर थोड़ा सा आप चेंज कर लें, वृत्ताकार और बढ़ा लें आप। अभी ये हो गया आर त्रिज्या का एक ऐसा वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाया जिसकी अक्ष चालक तार पर ही हो। तो हमने एम्पीरियन लूप भी बना लिया। अब आप ध्यान से देखें, हमने अपनी वर्किंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप पार कर ली है। फर्स्ट स्टेप पे क्या करना था, एम्पीरियन लूप बनाना था, बी और थीटा की सिमेट्री चेक करनी थी। तो हमने एम्पीरियन लूप बना लिया और बी सब जगह एक जैसा है, थीटा सब जगह ऐसा है, तो हमने बी और थीटा की सिमेट्री भी चेक कर ली। अब सेकेंड स्टेप का काम हमको करना है। क्या है सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। अब हमको ये कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। ठीक है, आप ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डीएल का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। इस तरह से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी की जगह बी लिख दिया हमने, डीएल की जगह पर हमने डीएल लिख दिया, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखना है, 0 हमको लिखना है, तो यहां पर हमने कॉस 0 डिग्री लिख दिया।
इस तरह से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू निकल करके आ गई। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। और एक चीज देखिए, cos 0 तो 1 हो गया, और अभी अभी आपने इंपीरियल लूप के बारे में बताया कि इसके हर पॉइंट पर b कैसा है, एक जैसा। तो अगर हर पॉइंट पर b सेम है तो फिर b तो कांस्टेंट हो गया, तो हम b को बाहर ले लेते हैं। तो हमने b बाहर ले लिया। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्या बचा, dl। ठीक है, अब इसको समझिए कि ये क्या चीज है। मैं आपको बताऊं, यहां जो ये केवल dl लिखा हुआ है, बस ये dl है इस लूप में। ये जो लूप हमने बनाया है, इस लूप की छोटी सी लेंथ। आप समझ रहे हैं, dl के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि dl है इस लूप की छोटी सी लेंथ, बिल्कुल। लेकिन जब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl हो गया, इसका मतलब जितने भी dl बने सभी का योग। इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब योग होता है, एडिशन होता है, समेशन होता है। तो अगर केवल कहीं dl लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक छोटी सी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जब इस dl में इंटीग्रेशन लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि यहां जितने भी dl पढ़ते हैं, जितने भी dl यहां मौजूद हैं, सभी का योग। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये dl, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस लूप में मौजूद सभी dl को हम जोड़ देंगे तो पूरी लूप की लेंथ नहीं आ जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए लूप के और फिर सबकी लंबाई जोड़ दीजिए मिलाकर, तो पूरे लूप की लेंथ आ जाएगी। और पूरे लूप की लेंथ क्या होगी, ये तो परिधि होगी इसकी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, अगर रेडियस r है तो। Therefore, closed integral of vector b dot vector dl is equal to, b की जगह पर हमने b लिख दिया, but closed integral of dl means the circumference of this loop, लूप की पूरी परिधि। और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r, रेडियस है कैपिटल R, तो इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा 2 पाई इंटू कैपिटल R। हमने सेकेंड स्टेप क्रॉस कर लिया। देखिए, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl, वी हैव कैलकुलेटेड इट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, मींस थर्ड स्टेप। क्या कैलकुलेट करना है थर्ड स्टेप पे, कैलकुलेट नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, पासिंग थ्रू द लूप। लूप से गुजरने वाली नेट करंट को आपको कैलकुलेट करना है। लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा, लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा भी ध्यान से समझिए जरा। फिर से हम इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे ध्यान से। एक कंडक्टर अभी आप देख रहे हैं, इस पे ये कंडक्टर ऐसा नीचे से आ रहा है और ऐसा चला जाता है, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I। तो इस पूरे लूप से घिरी हुई नेट करंट कितनी हो गई, I। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे दो कंडक्टर यहां से ऐसा जा रहे होते और दोनों में I करंट होती, तो फिर लूप से घिरी नेट करंट कितनी हो जाती, 2I। कितना सिंपल है, एक कंडक्टर में I करंट जा रही है, तो एक इस लूप से घिरी नेट करंट कितनी हो गई, I। अगर यहां से दो कंडक्टर ऐसा पास हो रहे होते तो करंट कितनी हो गई, 2I। ऐसा 5 कंडक्टर्स पास हो रहे होते, 5I। ऐसा n कंडक्टर्स पास हो रहे होते, NI। यहां कितनी करंट है लूप के अंदर जो गुजर रही है, I। तो नेट वैद्युत धारा I। और एक चीज समझिए, अब एक कंडक्टर ऐसा आया, यहां से इस कंडक्टर में I करंट जा रही थी, फिर ये कंडक्टर क्या हुआ, ऐसा घूम के ऐसे फिर चला गया नीचे। अब बताइए नेट करंट कितनी, ध्यान से, I करंट इधर से ऐसा इधर जा रही है, और फिर वही घूम के I करंट ऐसा उल्टा भी तो जा रही है। तो जितनी करंट ऐसा ऊपर जा रही है उतनी नीचे जा रही है, नेट करंट
0। याद रखिए, नहीं समझ आया आपको? आ गया? अब यही चीज आपको याद रखना है नेट करंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब फिर से मुझे आप बताइए, 5 कंडक्टर्स हैं, 5 चालक तार इस लूप में से अंदर से ऐसा जाते हैं, ये ऐसा लूप बना, यहां से ऐसा 5 जाते हैं, ठीक है? इस लूप में से 5 कंडक्टर्स ऐसा जाते हैं और यहां पर आके और 5 के 5 ये ऐसे नीचे चले जाते हैं। फिर ऐसा नेट करंट बताइए 0, क्योंकि 5 ऐसा आए और 5 ही इसी के अंदर से फिर चले गए। अब फिर मुझे बताइए 10 कंडक्टर्स ऐसा आते हैं नीचे से, आई सब में करंट है। 10 कंडक्टर्स ऐसा आए नीचे से और ये सब ऐसा आके यो ऐसा बाहर से चले गए घूम के। ध्यान से समझिएगा, आए अंदर से, लेकिन वो घूम के कहां से चले गए? फिर ऐसा आ गए, फिर घूम के ऐसा चले गए। इस बार नेट करंट कितनी है लूप में? 10I। क्यों? क्योंकि आते तो हैं पर चले तो वो बाहर से जाते हैं ना, तो बाहर वाली करंट तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, केवल आने वाली करंट इसमें है और वो 10I करंट है। अब आपको समझ में आ गया? नहीं समझ आया तो आगे से नेट करंट को कैसे कैलकुलेट करना है फिर से मुझे बताइए। 10 कंडक्टर्स ऐसा ऊपर जाते हैं, 10 में से 4 ऊपर निकल जाते हैं, 6 मुड़ करके फिर इसके अंदर से आ जाते हैं। आप बताइए नेट करंट कितनी है लूप में? क्या मैंने बताया? 10 कंडक्टर्स ऐसा यहां से गए, उनमें से 4 तो ऊपर चले गए सीधे, 6 नीचे ऐसा मुड़ के इसी के अंदर से फिर ऐसा नीचे आ गए। अब इस कंडक्टर से इस लूप से नेट करंट कितनी घिरी हुई है? 4I, क्योंकि 6 वाले तो ऐसा गए और वो तो 6 नीचे चले गए, तो 6 को कैंसिल कर देगा, ये 4 बचेंगे केवल। समझ आ रहा है आपको? फिर से मुझे बताइए, यहां से ऐसा 10 कंडक्टर्स नीचे से ऐसा 10 कंडक्टर्स जाते हैं, 10 कंडक्टर्स में 4 ऐसा सीधे चले जाते हैं और 6 कंडक्टर्स यहां से घूम के ऐसा चले जाते हैं। अब बताइए लूप में से कितनी करंट? पूरी 10I। क्यों? क्योंकि कोई भी घूम के वापस इसके अंदर से नहीं जा रहा है। ये बात कुछ समझ आ रही है ना आपको? तो इस तरह से आप लूप से घिरी हुई नेट करंट को कैलकुलेट किया करेंगे। तो लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा I के बराबर है। आज I है, जब दूसरी होगी तो कैलकुलेट करेंगे हम उसको। अच्छा, अब हमने कौन सा स्टेप पार कर लिया? हमने 3rd स्टेप पार कर लिया, जिसमें हमको बोला गया था कि लूप से गुजरने वाली नेट करंट कितनी होगी। हमने पता लगा लिया लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा। अब इसके बाद क्या करना है? 4th स्टेप पे हमें एम्पियर का परिपथी नियम अप्लाई कर देना है। एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट। ये आई का मतलब क्या है? नेट करंट। ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये नेट करंट यहां पर लिखी जाती है। अब इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है? इसकी वैल्यू आपने निकाली है b इंटू 2πr। तो हमने रूल भी लगा दिया, अप्लाई कर दिया। अब इसमें वैल्यूज हमको लिखनी है, तो इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली हुई है। b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट। तो ये हमने लिख दिया म्यू नॉट इंटू नेट करंट कितनी आई है? आई है। कोइंसिडेंटली इस केस में ये केवल आई है, कभी कभी NI होगी, कभी कभी और होगी, लेकिन नेट करंट को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, अब आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है ना इस पे? आगे मैं और पूछूंगा जब भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी वैल्यू भी हमने पुट कर दी है। अब उसके बाद क्या करना है? अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इसको सॉल्व कर लेना है। तो B के लिए सॉल्व कर लो, तो ये जो 2πr है इसको उधर भेज दो। B की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? म्यू नॉट I अपॉन 2πr।
ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया। आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक की वजह से उससे कैपिटल आर डिस्टेंस पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और उनमें से एक बिंदु P भी है, तो ये P पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर आपके पास कभी भी कोई इन्फिनिट लेंथ का करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उससे इस कैपिटल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। एंड प्लीज अब याद करिए जरा, आप बायो सेवर्ट के नियम से भी आपने अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। एक्चुअली वहां पर हमने पहले परिमित लंबाई के तार के कारण निकाली थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन उसके बाद जब हमने केस 1 केस 2 अप्लाई किए तो आप याद करें कि केस 1 में ही हमने इसको सॉल्व किया था कि चालक तार अगर अनंत लंबाई का है और बिंदु P तार के बहुत नजदीक है और वो लगभग मध्य के आसपास है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आता है। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज आप अपनी कॉपी पलट के देखिए जरा, यही फॉर्मूला आया हुआ था। तो यही काम हमने किसकी हेल्प से किया? एम्पियर्स सर्किटल लॉ की हेल्प से भी किया, और यही हम किससे करते थे? बायो सेवर्ट लॉ से भी करते थे। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ में ये एक काफी कन्वीनियंस है हम सबके लिए कि उसकी जो स्टेप्स है ना फिक्स हैं। अब आप जितने भी एप्लीकेशन करिएगा एम्पियर सर्किटल लॉ के, सब ऐसे ही करिएगा, सब में बस यही 4 स्टेप्स का आपको यूज करना है। और अब आप देख भी रहे हैं कि लगभग गॉस थ्योरम जैसा ही है ये सब कुछ, बस वो इलेक्ट्रिक के लिए था, ये मैग्नेट के लिए है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है, आ गया है ना आपको समझ में? तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का सेकेंड जो एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन, उसमें हम ये करेंगे कि अगर कोई हमारे पास धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हम उसके अंदर और उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप नेक्स्ट आर्टिकल आपका रहेगा किसी धारावाही चालक, किसी सीधे धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी सीधे धारावाही चालक के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एंड आउट of a straight current carrying conductor। सीधे धारावाही चालक के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैं एक चालक बनाऊंगा, कंडक्टर, लेकिन इस बार जो कि जैसा अभी तक हम कंडक्टर बनाते थे बस एक पतली सी लाइन बना देते थे, अब हम वैसा नहीं बनाएंगे, कंडक्टर को थोड़ा सा बड़े साइज का बनाएंगे। आप ऐसा सोचिए जैसा किसी कंडक्टर को आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और वो आपको बड़ा मोटा दिखता है, वैसा फिगर हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कंडक्टर के अंदर और बाहर दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ना। तो अगर हम बहुत पतला बनाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे शो करेंगे आपको? तो अगर मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखाना है तो आई विल हैव टू मेक द कंडक्टर वेरी थिक, बहुत मोटा मुझे बनाना पड़ेगा। अभी आप देखिए मैं बनाता हूं। ये हमने एक कंडक्टर बना लिया, ये देखिए ये एक चालक तार है जो कि हमने इतना मोटा बना लिया है।
ठीक, इसमें करंट आई नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है ऐसे। ये इतनी करंट्स नहीं है, ये करंट ऐसे चार्जेस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। लेट द टोटल करंट इज आई। ठीक है, तो ये सब मिला के टोटल कितनी करंट होगी, आई। ये हम मान लीजिए चार्जेस को दिखा रहे हैं, तो ऐसे ये सब चार्जेस ऐसे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। ऐसे पूरा इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, पूरे क्रॉस सेक्शन से ऐसे करंट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन याद रहे कि इन सबको काउंट करके आप 10I करंट मत बताइए। टोटल करंट कितनी मानी हमने, आई, वही टोटल करंट नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ इसमें फ्लो हो रही है ऐसे। ये भी हमने मान लिया क्योंकि जो भी कंडक्टर होगा उसका एक अक्ष भी होगा, एक्सिस उसकी। अगर ये एक कंडक्टर है तो इसकी बीचों बीच से जाने वाली एक लाइन होगी जो बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगी ऐसा आर पार। उस लाइन को हम बोलेंगे कि वो लाइन इसकी क्या है, अक्ष है। तो हम इसकी एक अक्ष बना लेते हैं जो इसके बिल्कुल बीच से गुजरेगी। ऐसे एक एक्सिस हमने यहां से बना ली। ये एक्सिस हमने बना ली यहां पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये अक्ष हो गई। अब हमको चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। एक चीज और कर लेते हैं कि इसका जो रेडियस है इस पूरे कंडक्टर का, इस कंडक्टर का रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। रेडियस हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो हमारे पास जो भी कंडक्टर है क्या है, उसमें करंट आई नीचे से ऊपर की ओर ऐसा फ्लो हो रही है। पूरे कंडक्टर में से, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से करंट ऐसा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। ये उस कंडक्टर की एक्सिस है, उसकी अक्ष है। ये लाइन जो बीच में से जा रही है ये एक्सिस है उसकी। इस कंडक्टर की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है कहां कहां पर ज्ञात करना है, थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी पता लगाना है। तो एक पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज P और ये एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अक्ष से उस बिंदु तक की दूरी हम कितनी ले रहे हैं, स्मॉल r। तो यहां पर एक बिंदु है और यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये पॉइंट कहां पर है, ये चालक तार के अंदर है या चालक तार के बाहर है, ये तो चालक तार के बाहर है। तो इस पॉइंट का नाम होगा आउटसाइड, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, आउटसाइड द कंडक्टर। फिर और हम कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे, एक बार मैग्नेटिक फील्ड हम ज्ञात करेंगे सीधे इसकी सरफेस पर। जैसे ये कंडक्टर है तो पहले हमने यहां फाइंड आउट किया, फिर हम इसकी सरफेस पर यहां पर फाइंड आउट करेंगे। अगर सरफेस पर फाइंड करेंगे तो पॉइंट P, अब उस कंडीशन में पॉइंट P कहां पर होगा, सरफेस पर। और अक्ष से बिंदु P तक की दूरी को हम क्या लिया करते हैं, स्मॉल r। तो अक्ष से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r। लेकिन इस केस में एक अच्छाई देखेंगे कि जब पॉइंट P सरफेस पर होगा उस समय आपका जो स्मॉल r होगा वो इस कंडक्टर की रेडियस के बराबर होगा, कैपिटल R के इक्वल होगा। समझ आ गया आपको। फिर हम कंडक्टर के, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे,
इस पॉइंट को बोलेंगे ऑन द सरफेस, यानी कि ये कहां पर है, पृष्ठ पर है, सरफेस पर है। इसके बाद थर्ड जो कंडीशन हमारी होगी कि हम अंदर भी ज्ञात करना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पॉइंट को हम कंडक्टर के अंदर कहीं पर नोट कर ले, मान लेंगे। मान लिया ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर यहां पर है। फिर से वही चीज कि चालक तार की अक्ष से इस बिंदु P तक की डिस्टेंस को हम कितना लेंगे, स्मॉल r। तो अक्ष से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है। एक चीज और, जब आउटसाइड होंगे तो आप देखें स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, बड़ी है या बराबर है, बड़ी है। तो आउटसाइड में R विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। ऑन द सरफेस पर क्या होगा, स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, एंड व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर, so at that situation what will be r, r will be less than capital R, r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी होगी। so at that situation इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनसाइड, अंदर की तरफ है, और इनसाइड में r will be less than कैपिटल R। तो ये तीन लोकेशन होंगी, तीन सिचुएशंस होंगी जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। इस धारावाही, सीधे धारावाही चालक के बाहर सरफेस पर और अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम बाहर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर जो बिंदु है वहां पर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। बेटा थोड़ा ध्यान से देखें, अगर ये बाहर है पॉइंट, तो ये इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अभी अभी आप कैलकुलेट करके आए हो। थोड़ा सा सोचिए, अभी अभी जो कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है उसमें आपने, एक कंडक्टर था आपके पास, कंडक्टर में आई करंट टोटल फ्लो हो रही थी, यहां पर एक पॉइंट आपने लिया था और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो आज सिचुएशन बदली नहीं है, बस कंडक्टर हमने मोटा बनाया है, वो मोटा है ऐसा नहीं है, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने कंडक्टर को थोड़ा मोटा बनाया है। अदरवाइज चालक तो वैसा ही है जैसा हमने पिछले आर्टिकल में लिया हुआ है। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल वही वाली आ गई। एक कंडक्टर है, उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये आर्टिकल हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको करना ये है, सेम स्टेप्स वही रहेंगे आपके जो आपने पिछले आर्टिकल में किया है, सेम स्टेप्स, सब कुछ वैसा ही लिखिए। बस करना क्या होगा, एम्पीरियन लूप इसमें दिखाओगे, वैसा ही एम्पीरियन लूप बनेगा। आउटसाइड के लिए R विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। एम्पीरियन लूप इसमें दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, ऐसे, फिर यहां से ऐसा, और इस तरीके से आप एम्पीरियन लूप ऐसा बना देंगे। ऐसा बाहर बाहर जाएगा ना वो एम्पीरियन लूप। तो सेम स्टेप्स हैं, कोई इसमें अलग से आपको नहीं यूज करना कैलकुलेशन, तो ये हम नहीं करने वाले हैं। जब आप ये पॉइंट 1 डाला है आपने आउटसाइड द कंडक्टर, सेम कैलकुलेशन आपको इसमें कर देना है, कर लेंगे आप। बस याद रहे कि उसमें हमने कैपिटल R यूज किया था, क्यों, क्योंकि हमारे कंडक्टर से पॉइंट P कहां था, कैपिटल R डिस्टेंस पर था। यहां पर अक्ष से ये वाला पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r, तो उस कैपिटल R की जगह बस क्या यूज करना है, स्मॉल r। तो क्या आप ये कर लेंगे, सेम लिखना, कहीं पर आपको हेजिटेशन नहीं करना है कि यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे। बस एम्पीरियन लूप थोड़ा ऐसा बाहर से बना के आप दिखा सकते हैं, आउटसाइड वाला वो आपको ऐसा बना देना है।
और आउटसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, मैं बता देता हूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर। वेरी गुड, समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड, ये आपको पूरा करना है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट हम ज्ञात करेंगे ऑन द सरफेस। समझ आया आपको? ये हमने कहां पर ज्ञात किया था? आउटसाइड द सरफेस वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। नाउ we are going to calculate magnetic field on the surface of conductor. On the surface of conductor, कंडक्टर की सरफेस पर स्मॉल आर किसके बराबर होगा? अभी अभी हमने आपको बताया है, ठीक है बेटा। फिर से ध्यान से देखो, ये एक कंडक्टर है और आपको सरफेस पर यहां पर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आप क्या करोगे? प्रोसेस तो वही, स्टेप्स तो वही, 4 स्टेप्स हैं, वही आपको यूज करना है। यहां से पास होने वाला एक एम्पीरियन लूप ऐसा बना देंगे, ऐसा जैसे ये कंडक्टर है तो इसके ऊपर ऐसा एम्पीरियन लूप बन जाएगा, सर्कल, ठीक है। सेम स्टेप्स, फिर से सारा कुछ सेम होगा, बस इस वाले में डिफरेंस किस चीज का आ जाएगा? स्मॉल आर कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बार कोई फर्क नहीं है, सेम पूरा का पूरा वही कैलकुलेशन करना है। ये भी आपको करना है, ये भी हम नहीं करेंगे, पूरा उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा लिखने का प्रयास करें, कैलकुलेशन करिए और सारी के सारी स्टेप्स वही करना पड़ेगा आपको, कुछ अलग से नहीं करना है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताइए कितनी आ जाएगी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइएगा। ऐसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, जब पुराना देख के ही करना है तो प्रॉब्लम किस बात का। बस ध्यान रहे कि इस केस में स्मॉल आर की जगह पे क्या यूज हो जाएगा? कैपिटल आर, ठीक है। और इसके बाद हमको जो थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा उसमें हमको कहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है? उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इनसाइड द कंडक्टर।